एग्जाम में इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। और आपके पास एक टॉपिक बनता है यहां पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हेडिंग डालिए यार, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। एक तीसरा नाम और लिख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। और ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इसके बाद चैप्टर पढ़ना बिल्कुल बेकार है उसके लिए। तो आज जितने भी बच्चे आए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सप्लाई फंक्शंस और डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। आप लोगों को याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, उस टॉपिक का नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व। क्या नाम था बोलना जरा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व, या फिर डिमांड फंक्शंस, या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मैं आपको हल्का सा याद दिलाता हूं, उसके अंदर हमारे जो फंक्शंस थे वो फंक्शंस थे पी एक्स, पी आर। याद आया कुछ? बोलो मेरे साथ कौन कौन थे? पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, एन, वाई, डी। तो वो जो फंक्शंस थे वो सब क्या बताते थे? वो सारे फंक्शंस आपको ये बताते थे कि कौन कौन से ऐसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, हम लोग सप्लाई को कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? प्रोड्यूसर है हम सब लोग। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि सप्लाई का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर कितने गुड्स मार्केट में बेचना चाहता है, उसने बेचे नहीं अभी तक। कितने गुड्स बेचना चाहता है, बेचे अभी तक नहीं है, यही तो है। क्लियर? तो जब मैं अब बात करूंगा सप्लाई फंक्शंस की या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई की, तो इसका यह मतलब है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोड्यूसर की सप्लाई को इंफ्लुएंस कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जो किसी भी प्रोड्यूसर को सोचने पड़ेंगे सप्लाई करने से पहले। आप कोई भी गुड्स पकड़ लीजिए, आप कह रहे भैया मेरा तो गुड्स है प्लास्टिक के आइटम, भैया मेरे गुड्स हैं गारमेंट्स के आइटम, भैया मेरे गुड्स हैं आयरन रॉड्स, भैया मेरे गुड्स जो है वो वुडन आइटम्स, कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। एक गुड्स पे आप सप्लाई करना चाहते हैं, अब आप ये देख लीजिए कि जब वो गुड्स आप सप्लाई करना चाहेंगे तो कौन सी ऐसी मेन बातें हैं जिन बातों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप वो सप्लाई कर पाएंगे। बात समझ में आया? क्लियर हो गई बात? तो अब हमारे पास सप्लाई फंक्शन भैया क्या होता है, आप पहले हमें ये बताइए क्लियरली। ये हमारे पास क्या है, आप लोग लिखिएगा मेरे साथ साथ फटाफट। इट स्टडीज, और इसको हम इक्वेशन में लिखते हैं हमारे पास इस सप्लाई फंक्शन की, जैसे सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, तो मैंने क्या लिखा? एस एक्स। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स किस किस चीज से अफेक्ट करेगी? अफेक्ट करेगी पी एक्स से, इसके बाद आएगा पी आर, इसके बाद आएगा एन एफ, इसके बाद आएगा जी, इसके बाद आएगा पी एफ, इसके बाद आएगा टी, फिर आएगा ई एक्स और फिर आएगा जी पी। थोड़े बड़े हैं लेकिन करने तो सारे पड़ेंगे। ये टॉपिक जिसको आ गया आएगा, पक्का आएगा। इसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत आसान है। मतलब आप कहेंगे भैया अब तो इस चैप्टर में हमें ये बात समझ में आ गई तो आगे कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आप शिफ्ट कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे, सब कुछ खुद कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको। एस एक्स इज इक्वल्स टू एफ पी एक्स पी ए पी आर एन एफ जी पी एफ टी ई एक्स और जीपी। अब एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। सुनो, मैं आपको एक लिखवाऊंगा, एक समझाऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मुझे बता के रखना, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चाहे इसको दोबारा से रिपीट करना पड़े, बट आपको जब एक समझ में आ जाएगा मैं तभी दूसरे पे आऊंगा। क्लियर हो गई बात ये वाली? पक्का क्लियर हो गया अनंता? अब देखिए मेरे पास यहां पे पहला पॉइंट निकल के आया, जिसको हम क्या लिखेंगे बताओ? यहीं से उठा, पहला पॉइंट क्या होगा बताइए? सब बोलो क्या होगा? पी एक्स। भैया पी एक्स का मतलब क्या होता है? पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या ओन प्राइस ऑफ गुड। तो हम यहां लिखते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और इस बात को आप एक लाइन में लिख के खत्म कर दीजिएगा। वो बात हमारे पास ये है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन
there is a direct relationship between price of a commodity and its quantity supplied. और यहां से आपका अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओ तो लॉ ऑफ सप्लाई भी खत्म हो गया. अगर हम देखें तो लॉ ऑफ सप्लाई भी हमारे पास जो रिलेशन होता है वो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में होता है. और पहले वाला पॉइंट भी हम लोग किसके बीच में पढ़ रहे हैं बताइए फटाफट, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई. तो हमने कहा भैया सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी प्रोड्यूसर की सप्लाई को अफेक्ट करेगी वो होगा कमोडिटी का खुद का प्राइस. भैया ये बात समझ में नहीं है कमोडिटी का खुद का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा. समझो, आप लोग प्रोड्यूसर्स हो, आप अपनी शॉप से दो गुड्स बेच रहे हो. एक हमारे पास इधर देखिएगा, सब बच्चे बोल रहे हो, सबको ऐसे ही समझाऊंगा बिल्कुल एक एक एग्जांपल से, ठीक है. मुझे ये पढ़ाना है बस आज, यही पॉइंट और कुछ नहीं पढ़ाना. हमने कहा भैया देखो हमारे पास क्या है, दो कमोडिटीज हैं. जैसे सपोज कीजिए मैं दो कमोडिटी, एक मेरे पास टी है और एक मेरे पास कॉफी है. भैया हमारा एक रेस्टोरेंट है, हमारा एक ढाबा है, हमारा एक दुकान है, या हम ठेला लगा रहे हैं. आप अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग देख लेना कहां तक पहुंच पाओगे. तो भैया हमारे हम ये दो चीजें बेच रहे हैं, टी और एक कॉफी. तो हमने कहा भैया टी जो है वो और कॉफी, इन दोनों के प्राइस में हमने एक चीज देखी कि टी और कॉफी में कॉफी का प्राइस जो है वो राइज हो गया. राइज भैया कॉफी का प्राइस राइज हो गया बाय ₹3. मतलब मैं कह रहा हूं भैया पहले जो है चाय भी 5 रुपए की थी और भैया कॉफी भी 5 रुपए की थी. लेकिन अब मार्केट में कॉफी की डिमांड बढ़ने से हमने कॉफी का प्राइस कितने से राइज कर दिया, 3 से. तो कितने की होगी कॉफी हमारे पास अब कॉफी हमारे पास भैया कितने की हो गई, 8 रुपए की. तो एज अ प्रोड्यूसर तुम लोग क्या चाहोगे कि तुम्हारी शॉप से टी ज्यादा बिके या कॉफी ज्यादा बिके. तुम क्या चाहोगे कि एज अ प्रोड्यूसर तुम्हारी शॉप से टी के ज्यादा परचेजर आए या कॉफी के आए, या तुम अपने आप से क्या बेचना चाहोगे, ज्यादा कॉफी. क्या बेचना चाहोगे, कॉफी बेचना चाहोगे. क्यों, क्योंकि कॉफी बेचने पे उसकी डिमांड राइज होने की वजह से आप ऐसे समझते हो क्योंकि उसका प्राइस जो है राइज हुआ, तो इसीलिए एक प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई क्या करना चाहेगा, ज्यादा करना चाहेगा. ये प्रोड्यूसर की टेंडेंसी होती है. प्रोड्यूसर हमेशा सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करके अगर सिर्फ प्राइस से कंट्रोल करता है तो वो ऐसे कंट्रोल करता है वर्मा कि जो जितना महंगा बिक रहा है ना उसको मैं सबसे ज्यादा बेचूंगा, क्योंकि उसमें हो सकता है उसके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, उसमें हो सकता है कि उसको फायदा ज्यादा हो. बात समझ में आई. लेकिन ये क्लियर हो गया हमें कि भैया देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है. मुझे जरा एक बार लॉ ऑफ डिमांड सुना. लॉ ऑफ डिमांड में क्या थी, अदर थिंग बीइंग, सब बोलो तो मजा, अदर थिंग बीइंग, there is an inverse relationship between price and its quantity demanded. और यहां पे क्या है, other thing being constant, there is a direct relationship between price and its quantity demanded, which means अगर मेरे पास प्राइस यहां पे इंक्रीज हुआ तो जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ उसी की क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी. उसी क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगे. बताइए समझ में आया, पॉइंट नहीं समझ में आया, पक्का ये समझ में आएगा तो दूसरे पे आऊंगा. क्लियर हो गया. अब दूसरा पॉइंट लिखिए मेरे साथ फटाफट. नंबर 2, नंबर 2 मेरे पास है पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या बोलता है देखिएगा, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. देखिए, और एग्जाम्पल चेंज नहीं करता, मैं उसी एग्जाम्पल पे रखता हूं, ठीक है. अब एक फर्म है हमारे पास और ये फर्म जो है, देखते रहना बोर्ड पे ही, ये फर्म जो है ये फर्म सेल करती है टी को. किसको सेल करती है, मतलब इसका कहीं कॉफी का जिक्र ही नहीं है, ठीक है भाई. ये फर्म सेल करती है टी को. या अगर आप कह रहे भैया चाय कॉफी बहुत हो गया, अब आप कह रहे भैया एक फर्म है वो सेल करती है जींस को, ठीक है. अब ऐसा समझ लीजिए एक फर्म है वो सेल करती है टी शर्ट्स को. वो कह रही है भैया हमें टी शर्ट कंपनी और हमसे भी टी शर्ट्स बेचते हैं, हमारा और किसी से कोई लेना देना नहीं है. क्लियर. अब हमने कहा यार टी के अगर मैं रिलेटेड गुड्स की बात करूं, ये टी के अगर मैं रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो टी का रिलेटेड गुड्स मेरे पास क्या है, कॉफी. और अगर टी शर्ट की रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो इसका रिलेटेड गुड क्या है हमारे पास, शर्ट्स. क्लियर. यहां तक समझ में आया, नहीं समझ में आया, पक्का समझ में आ गया. अब आप ये कह रहे हो भैया मार्केट में ऐसा हुआ कि चाय जितने की बिक रही थी उतने की बिक रही है, टी शर्ट जितने की बिक रही है उतने की बिक रही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया. लेकिन अंतर एक बात का आया कि उनका जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में चेंज हुआ. मैंने क्या चेंज हुआ, मैंने कहा देखो उसका जो रिलेटेड गुड्स है, सपोज टी का रिलेटेड गुड्स कॉफी है, तो मार्केट के अंदर कॉफी का प्राइस जो है वो राइज हो गया.
कॉफी का प्राइस क्या हो गया? राइज। तो आप मुझे बताओ अगर कॉफी का प्राइस राइज होगा तो एज अ प्रोड्यूसर अब तुम टी ज्यादा बेचोगे या कॉफी ज्यादा बेचोगे? तुम टी बनानी बंद कर दोगे, अरे हम नहीं बेचते टी, हम कॉफी ज्यादा बेचेंगे। टी बेच के कोई फायदा नहीं है। क्या बेच के फायदा है अब? कॉफी। बात समझ में आया? और अगर मार्केट के अंदर तुम टी शर्ट बेच रहे हो, रिलेटेड गुड्स क्या है? शर्ट, और इस शर्ट का मार्केट के अंदर जो है प्राइस फॉल हो गया, क्या हो गया? प्राइस। तो तुम गुड्स को चेंज ही नहीं करोगे, तुम जो बेच रहे हो उसी को सप्लाई करना क्या कर दोगे? ज्यादा। बताओ बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? इसको हम बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स आप लोगों को क्या समझाता है? रिलेटेड गुड्स आपको समझाता है कि देखिए जब आप एक रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो आप उस गुड्स को देखते हैं जो आपके गुड्स का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अब आपने देखा टी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉफी है, बॉल पेन का बेस्ट ऑल्टरनेटिव जेल पेन है। सभी कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अब आपकी शॉप है, आप सिर्फ बॉल पेन बेचते हो, लेकिन आपको पता चला कि मार्केट के अंदर जेल पेन के प्राइस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो अगर आपको पता चला कि मार्केट में जेल पेन के प्राइस इंक्रीज हो गए तो आप बॉल पेन छोड़े क्या बेचना शुरू कर दोगे? जेल पेन। बताओ बच्चों बात समझ में आई नहीं समझ में आई? पक्का समझ में आई? इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बात समझ में आई? मुझे बताओ दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर किसके प्राइस देखे जाएंगे? जो आप बेच रहे हो, और रिलेटेड गुड्स के अंदर किसके प्राइस देखे जाएंगे? को उसके गुड्स का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए अब सारे पॉइंट बहुत बढ़िया हैं। अब नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 भैया क्या पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे पहले ही। नंबर ऑफ फर्म्स, पॉइंट है नंबर ऑफ फर्म्स, इसको बोलते हैं एनएफ। क्या बोलते हैं? एनएफ। लिखो इसमें नंबर ऑफ फर्म्स एनएफ में, फटाफट लिखो। मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, of a commodity depends upon, of a commodity depends upon number of firms, depends upon number of firms in the market, in the market, full stop। यहां पॉइंट नंबर 1 लिखना, इसी का फिर पॉइंट नंबर 1 है, इसको ए कर लेना, यह आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। इसको ए कर लेना और लिखना इंक्रीज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई। और बी पॉइंट लिखना उल्टा इसका, डिक्रीज in the number of firms, decrease in market supply। और अब देखना है क्या किस तरह काम करता है नंबर ऑफ फर्म्स। मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, लिख लिया। और अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आप ये एक बारी में समझ जाएंगे, ठीक है? आप सिर्फ इतना बता दीजिए, 2 एग्जांपल लेता हूं इसके, मैं दोनों से समझ जाना। आज बाजार के अंदर एथनिक प्रोडक्ट मतलब एथनिक कपड़े, कुर्ता पजामा धोती कुर्ती ज्यादा बिकता है, या टी शर्ट्स और शर्ट्स और जींस और ये ज्यादा बिकता है? टी शर्ट्स और जींस मतलब कैजुअल वेयर ज्यादा बिकता है एज कंपेयर टू एथनिक वेयर। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आज मार्केट के अंदर फास्ट फूड ज्यादा बिकता है या ट्रेडिशनल फूड हमारा जो है वो ज्यादा बिकता है? बताइए। फास्ट फूड ज्यादा बिकता है। ट्रेडिशनल फूड में भैया पूरियां कचौरियां, हाँ ये भैया ये तो नहीं बिकते ना, टिक्की चाट गोलगप्पे बहुत कम है। मतलब 1-2 दुकानें हैं जहां आप स्पेशली घर से निकल के जाओ तो भैया अगर जाना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा, वहां से खरीद के लाना पड़ेगा। बट अगर एक आपको फास्ट फूड कंज्यूम करना है तो बस घर से थोड़ी ही दूर बढ़ने की जरूरत है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? क्लियर? अब भैया ये आप क्या एग्जांपल दे रहे हो? मैं बहुत क्लियर एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अगर ऐसे हुई तुमको बोलूं मैंने देखो भैया हम सब लोग कल जो है इंस्टीट्यूट में कुर्ता पजामा धोती कुर्ता पहन के आना है, सूट सलवार पहन के आना है, टेंशन में आ जाओगे आप लोग। आप बोलोगे भैया मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने बोला खरीदो, तो फिर टेंशन में आ जाओगे आप लोग कि भैया कहां से मिलते हैं ये। और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सबको कल ट्यूशन में ब्लैक टी शर्ट पहन के आनी है, आप कहोगे लो वो तो सबके पास ये ब्लैक टी शर्ट का क्या नहीं है, तो भैया जाते हुए ले लेंगे, अभी पड़ोस में मिल जाएगी ब्लैक टी शर्ट। अब भैया ये पॉइंट क्या समझा रहा हूं मैं? पॉइंट ये समझा रहा हूं कि तुम मार्केट में फर्म्स कैलकुलेट करो। अब मुझे बताओ कि जैसे मैंने आपको 2 यहां पे पॉइंट बताए, एक मैंने आपको बताया कैजुअल वियर और एक मैंने आप लोगों को क्या बताया? एथनिक वेयर। तो मुझे बताओ मार्केट के अंदर दुकानें ज्यादा किसकी हैं, कैजुअल वेयर की या एथनिक वेयर की?
कैजुअल वेयर की। तो अगर मार्केट के अंदर कैजुअल वेयर की नंबर ऑफ फर्म्स भैया इंक्रीज हो रही हैं, तो मार्केट के अंदर इसी की क्या इंक्रीज हो रही है, सप्लाई। बताओ बच्चों, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? मतलब कहने का कि बाजार में जिसकी दुकानें ज्यादा होंगी वो ही चीज बाजार में ज्यादा बिकेगी, और जिसकी दुकानें कम होगी वो ही बाजार में कम बिकेगी। अब जैसे कि एथनिक वेयर, तो एथनिक वेयर वालों की दुकान में चले जाओ तो बेचारे खाली बैठे रहते हैं वो, क्या हो भैया गलती से आप आए गए तो आप भी को कुछ बेचते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो रही है बताइए, बोलो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो यहां पे भैया हमारी सप्लाई भी क्या हो रही है, डिक्रीज इन सप्लाई। बताइए ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? मैं दोबारा बोलता हूं, हमारे पास पॉइंट पढ़ने के लिए क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स का भैया मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर किस चीज की फर्म्स इंक्रीज हो रही हैं। मैं आपको बोलूं कि मार्केट के अंदर, देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप एकदम कनेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको बाजार में ई रिक्शा ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल गई कुछ 4-5 साल से, ज्यादा नहीं देखने के लिए मिल गई, जहां देखो ई रिक्शा यार। लेकिन भैया अगर आपको ई रिक्शा ज्यादा देखने के लिए मिली है ना, तो एक बात ध्यान रखना, ध्यान समझो, तुम तो बड़े बच्चे हो गए, आपको इतने ही हर गली मोहल्ले में ई रिक्शाओं के शोरूम भी खुलते हुए दिख रहे होंगे। पहले ई रिक्शा का शोरूम कहां था, कोई भी नहीं था। मतलब ई रिक्शा जब पहली बार हरिद्वार में आई तो कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी थी, ज्यादा नहीं दिखने को मिल रही। क्यों दिखने को मिल रही है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के सामने ही भैया 5 तो शोरूम इंस्टीट्यूट के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी के, पहले एक भी नहीं था। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही? अब ई रिक्शा के हर एक चौराहे पे एक आपको शोरूम मिलेगा कि क्या बेच रहा है वो, ई रिक्शा। तो इसलिए मार्केट में भैया सप्लाई क्या हो गई उनकी, इंक्रीज। बात समझ में आई? अगर कल को यहां पे ई रिक्शा बिकनी बंद हो जाए तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर? तो पॉइंट यह है कि जिसकी भी नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में क्या होती है, इंक्रीज, उसी प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज। बात समझ में आया? अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले अगर अकाउंटेंसी के टीचर पढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, इंक्रीज। तो सप्लाई भी क्या हो रही है फिर, इंक्रीज। कि 4-5 तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? और अगर नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाए, डिक्रीज, तो सप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलूं आगे? पक्का? नंबर ऑफ फर्म्स समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं इसे, ये भूल जाओगे तो बता देना मुझे, इसको वीडियो को दोबारा देख लेना अगर भूल गए तो। एनएफ के बाद नंबर 4 पॉइंट आता है, लिखिए जी। और जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास है गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म। और इसके अंदर लिखिए गोल ऑफ द फर्म में पॉइंट ए, इफ गोल ऑफ द फर्म is to maximize profit, maximize profit। ठीक है, कॉमा, मोर कमोडिटी या मोर क्वांटिटी will be offered only at a higher price, only at a higher price। point number B, if goal of the firm is to maximize sale, ये प्रॉफिट और सेल को डबल अंडरलाइन कर लेना, इज टू मैक्सिमाइज सेल, मोर विल बी सप्लाइड इवन एट सेम प्राइस। इस पॉइंट को देखना और फिर क्वेश्चन पूछूंगा, पढ़ो आराम से, मुझे इसका आंसर करना। इस पॉइंट को देखो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से, मुझे आंसर कर देना बस। दोनों पॉइंट मैंने क्या लिखे हैं, और फिर क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बता देना कि भैया आपने एक उसका जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर में आपको ये बताना था हमें। जरा देखना क्या पॉइंट है। अब मुझे बताओ, कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कितने गोल्स होते हैं, कितने गोल्स होते हैं,
देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब भैया गोल्स की बात आती है तो गोल्स हमारे पास बेसिकली दो देखे गए हैं। एक गोल हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमम करना, और एक गोल हमारे पास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स मैक्सिमम करना। मैं आपको एक बहुत आराम से एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल में पूरा टॉपिक समझ जाओगे। आप एक सुनना, आप एक सिर्फ एक चीज देखना, एक हमारे पास शोरूम है और आप बताना दोनों किस में जाएंगे। एक शोरूम हमारे पास है, ये क्या लिखा मैंने, लिवाइस का। किसका शोरूम है, लिवाइस का। और एक हमारे पास ऐसे ही हमारे बाजार के अंदर एक कोई गारमेंट्स है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एक्स गारमेंट्स। क्या बोल देते हैं, एक्स गारमेंट्स। अब आप लोग मेरे ख्याल से, आप लोग तो देखो इंडिया के ही हो, कहीं विदेश से तो आगे पढ़ नहीं रहे। आप मैंने इन दोनों जगह का एक्सपीरियंस लिया होगा, एक शोरूम का भी एक्सपीरियंस लिया होगा और एक लोकल गारमेंट्स का भी एक्सपीरियंस लिया होगा। मुझे सिर्फ इतना बता देना, भीड़ ज्यादा कहां होती है। मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक, आपको खुद ही बता रहे ना आप लोग, बताओ भीड़ ज्यादा कहां होती है, लोकल गारमेंट्स पे पक्का। और जैसे ये लिवास का शोरूम में क्या रहता है, ये खाली, बिल्कुल एसी चला रखा गर्मियों में या फिर सर्दियों में, ऐसे बैठे बेचारे मुर्दे जैसी शक्ल लेके अपनी कि आओ भाई बेच दो, हाँ बेच दो, खरीद लेंगे, है ना, ऐसी है ना भैया। ऐसा क्यों? तो अगर ऐसा है तो ये शोरूम बंद क्यों नहीं हो जा रहा? बंद होना चाहिए भाई शोरूम, ये शोरूम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन शोरूम भैया बंद भी नहीं हो रहा। मैंने कहा ना भाई बंद भी नहीं हो रहा। फिर भैया ऐसी क्या बात है कि कोई दिक्कत ही नहीं है? सुनना ध्यान से, लिवाइस ऐसी कंपनियां वो काम करती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, और लोकल कंपनियां एक्स गारमेंट जैसी काम करती हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन से। बात समझ में आया? जो कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करेगी वो मुझे बताओ सप्लाई ज्यादा करेगी या कम करेगी? दोबारा सोचो, दिमाग लगे। जो कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में काम करेगी, सप्लाई ज्यादा करेगी कम करेगी? ज्यादा, कम। और जो सेल्स पे काम करेगी वो ज्यादा या कम? ज्यादा। अब सुनना ध्यान से, जो कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करेगी वो हमेशा सप्लाई कम करेगी, वो ज्यादा सप्लाई पे ध्यान नहीं देगी तेजस्वी। पता क्यों? वो आराम से बैठी हुई है, लिवाइस को पता है कि अगर मैंने एक दिन में एक जींस बेच दी ना, मेरे पूरे दिन का खर्चा निकल जाएगा। तो बैठे रहो आराम से, कोई ना कोई तो आएगा ही, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। तभी तो कोई एक्स गारमेंट नाम का दुकान वाला कभी अपनी दुकान के बाद 50% डिस्काउंट लगाते हुए देखा तुम्हें? और ये शोरूम वाले लगा देते हैं 50% डिस्काउंट, और तब भी कमा लेंगे पैसा। मतलब वही जींस 4000 की तुम्हें 2000 की बेच देंगे 50% डिस्काउंट के बाद, तब भी पैसा कमा लेंगे। तो पहले कितने की बेच रहे थे वो? 4 की, तो 2 की ज्यादा की बेच रहे थे ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? वो आराम से चिल कर रहे हैं ईशान, वो कह रहे हैं ठीक है हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे हैं। वो लिखा हुआ है कि फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट अ हायर प्राइस। वो कह रहा है हम तो नहीं छोड़ेंगे। आप उनसे फिक्स प्राइस के बाद डिस्काउंट लेके दिखा देना, अगर आपको कोई डिस्काउंट दे दे, कोई वो आइए कोई शोरूम वाला, अगर डिस्काउंट नहीं है तो दे देगा। और लोकल दुकान वाले से आप कितना मनमर्जी करते हो, आपको पता ही है कि ना ना भैया हम नहीं दे रहे, इतना नहीं देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो पॉइंट ये है कि जो भैया ये प्रॉफिट मैक्सिमम वाला होता है, ये प्रॉफिट मैक्सिमम वाला हमेशा कम सप्लाई करता है और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि ये कम को बेचता है ज्यादा दाम पे। और जिसका गोल क्या हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्या गोल हो? ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये काम करता है कि मुझे प्रॉफिट से इतना मतलब नहीं है, मुझे मेरी दुकान की क्या इंक्रीज करनी है, सेल। क्या इंक्रीज करनी है? तो ये जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाला है, ये बेटा जी मोर विल बी सप्लाइड इवन एट आ सेम प्राइस। ठीक है ना? ये क्या करेगा? ये कहेगा कि यार देखो मुझे ना ये मतलब नहीं है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन मेरी फर्म से ज्यादा सेल होनी चाहिए। तो अगर ज्यादा सेल होने के लिए सोच रहा है तो सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। क्या होगी? तो क्लियर हो गया? तो ये बात समझ लो, याद कर लो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का बेटा गोल हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इनकी सप्लाई हमेशा क्या होती है? लेस, क्योंकि हमने प्राइसेस को नहीं छेड़ते। ये कहते हैं हम तो ज्यादा बेचेंगे ज्यादा दाम पे। और जिनकी ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इनकी सप्लाई जो होती है वो मोर होती है। बताइए इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? पक्का? तो अगर तुम्हारी शॉप है या तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और तुमने उसका गोल बना लिया सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो तुम सप्लाई ज्यादा करोगे कम करोगे? तो भैया बता दे फिर। अगर मुझे बताओ, अगर तुम्हारी एक फर्म है और तुमने उसका गोल बना लिया कि मेरी फर्म का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन वर्मा, तो अब दुकान से सप्लाई ज्यादा निकालेगा कम निकालेगा? ज्यादा। और तू अगर अपनी दुकान का गोल बना के बैठा कि मेरी दुकान का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो ज्यादा निकाले कम निकालेगा? कम। तू क्या चाहे वापस लौट जाए ग्राहक, लेकिन मैं इतने का बेचूंगा जितने का बेचना चाहता हूं। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग डालिए बेटा जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 6। 5 है 6 है? 5। ये हमारे पास है
प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ब्रैकेट में लिखना पीएफ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ब्रैकेट में पीएफ। ये सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाला पॉइंट है। इसमें लिखो आप लोग सब बच्चे, में बोल रहा हूं आप लोगों को, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी is also affected by the price of factor used for the production of the commodity। और फिर ये पॉइंट लिखना, ये पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, ये पॉइंट लिखिए, फिर ये पॉइंट डालिए, इफ द फैक्टर प्राइस डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली more of the commodity cost of प्रोडक्शन था यहां पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन also decreases accordingly more of the commodity is supplied at its existing price। और ये लिख के आराम से पेन छोड़ के बैठ जाइए, मैं सिखा रहा हूं, इसे सीखिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चले बढ़े आगे। देखो मेरे बच्चा, देख भाई, इसको बोर्ड पे समझ, देख ध्यान से। तू ना एक काम करता था, तूने कहा था भैया देखो मैं पूरा पॉइंट समझाऊंगा, प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड रेवेन्यू सब कुछ आ जाएगा। ये आप सीधा समझना। आप मुझे बताओ, एक चीज है जिसका नाम है रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल फैक्टर प्रोडक्शन है या नहीं है? है ना, लेबर भी होता है और रॉ मटेरियल भी होता है। अब एक पॉइंट सुनना बहुत ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप लोग हमेशा जो है ना वो 1000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदोगे। दोबारा बोलो, कितना रॉ मटेरियल खरीदोगे आप? कितना रॉ मटेरियल खरीदोगे आप? आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई मैं तो भैया हमेशा ना 1000 रुपए खर्च करूंगा रॉ मटेरियल पे, बस। मैंने, बहुत बढ़िया बात है। अब 3 सिचुएशन बनाते हैं इसकी अलग अलग, और तीनों को समझना, ठीक है। अब करंट सिचुएशन, आप कह रहे हो भैया 1000 रुपए में खर्च करता हूं रॉ मटेरियल पे, इसमें मेरा 100 kg जो है रॉ मटेरियल आता है, और 100 kg रॉ मटेरियल से भैया मेरे 100 यूनिट्स जो है मार्केट के लिए सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? तैयार। एक बार बोर्ड पे देखो, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं क्या बोल रहा हूं मेरे साथ रिपीट करो। कितना रुपए फूकते हो तुम लोग? कितने रुपए फूकते हो? 1000 में कितने किलो आता है रॉ मटेरियल? और अब 100 यूनिट्स क्या बन जाती है? उसमें प्रोडक्ट बन जाता है, सप्लाई करने के लिए तैयार। अब आप ये कह रहे हो भैया सुनो, अब मेरे पास क्या हुआ, कंडीशन नंबर देखो, ये तो मेरे पास कंडीशन नंबर ए थी, या मेरे पास ओरिजिनल कंडीशन थी। अब इस ओरिजिनल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मेरे पास पूरी की पूरी एक ओरिजिनल कंडीशन है, ठीक है भाई। अब इस ओरिजिनल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 केस बनते हैं। एक बनता है मेरे पास केस नंबर 1। केस नंबर 1 आपको ये सिखाता है, सुनते रहना ध्यान से। केस नंबर 1 आपको कहता है कि आपका प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया। क्या बोलता है? बोलो, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका? इंक्रीज। सुनते रहना बहुत ध्यान से। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका? इंक्रीज। आपने बोला केस नंबर 1, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज। डन। अब आप लोग बताओ कितने रुपए खर्च करोगे रॉ मटेरियल पे? 1000। ये तो डिसाइडेड था कि कितने रुपए खर्च कर रहे थे आप लोग? 1000। क्लियर हुई बात समझ? आपने ठीक है भैया, दोबारा से मैंने दोबारा से 1000 रुपए जो है वो रॉ मटेरियल के लिए खर्च करने के लिए निकाले। लेकिन भैया क्योंकि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया, पहले मैं 100 किलो रॉ मटेरियल खरीद पा रहा था, अब इंक्रीज अगर प्राइस उसका हो गया, तो मुझे आप लोग बताओ, अगर दिमाग तुम्हारा दिमाग की जगह में और घुटनों में नहीं है, कि अब मैं कितना खरीद पाऊंगा? 100 किलो से ज्यादा या 100 किलो से कम? चलो फिर तो थोड़े बच्चों का तो ठीक है, ज्यादा या कम? कम। तो सपोज कीजिए अब मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया, सिर्फ मैं 80 kgs जो है वो रॉ मटेरियल खरीद पा रहा हूं।
ठीक है, तो मेरे कितने प्रोडक्ट बन रहे होंगे? 80 यूनिट्स। क्लियर? अब बोर्ड पे रहना, कहीं जाना मत। अब हमारे पास इसी के सामने आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 बोलता है मुझे कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिक्रीजेस। क्या बोलता है? प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो बताओ भाई सब बच्चे, यहां रॉ मटेरियल महंगा हुआ या सस्ता हुआ? क्या हुआ? तो अब मैं कितने रुपए खर्च करूंगा दोबारा से? 1000। लेकिन क्योंकि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिक्रीज हो गया, तो मेरा यहां पे सपोज कीजिए अब आ रहा है 120 किलो। तो 120 किलो में कितने यूनिट बन जाएंगे बताइए? 120 यूनिट्स। अब यहां बोर्ड पे रहना, और जिस चीज को मैं यहां पे भैया बादलों में डाल रहा हूं, उन्हें बादलों को उन्हें पकड़ना। 80 यूनिट, 100 यूनिट और 120 यूनिट्स। क्लियर? क्लियर? अब देखो तुम्हें तुम्हारे आंसर मिल गए तीनों, अगर दिमाग है तो। अब आप लोग कह रहे हो भैया अगर मेरा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएंगी डिक्रीज। क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएंगी? क्योंकि भैया अब प्राइस उनका महंगा हो गया, तो मैं अब उन्हें ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि आपने बोला कि यार मेरे पास तो 1000 रुपए हैं, मैं तो 1000 रुपए की लेबर मंगवा सकता हूं। अब लेबर से पूछा, लेबर भाई कितने रुपए लेगा? कह रहा 800 रुपए। भाई एक ही लेबर आना। फिर अगर आप गए भैया लेबर कितने लेगा? कह रहा 500 रुपए, 2 लेबर आ जाओ। लेबर कितने रुपए लेगा? 300 रुपए, 3 लेबर आ जाओ। तो बताओ अगर लेबर सस्ती आ रही है, तो अगर एक लेबर जितना काम करेगी 300 से ज्यादा काम करेगी, कम काम करेगी? ज्यादा। तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, कम प्रोडक्शन करेंगी? तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, कम सप्लाई करूंगा? सेम पॉइंट ये है। अगर आपका रॉ मटेरियल पहले 1000 का 100 किलो आ रहा था, अब आप 1000 ही खर्च कर रहे हो, लेकिन रॉ मटेरियल क्या हो गया? महंगा। और अब कितने किलो आ रहा है? 80 किलो। तो तुम कितने यूनिट बनाओगे? 80 यूनिट्स। तो 100 से 80 पे आए, यूनिट्स की सप्लाई इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? क्या हुई? डिक्रीज। और इसका वाइस वर्सा पढ़ो। अब अगर आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, क्या हो गया? फिर आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो? 1000। तो रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदोगे, कम खरीदोगे? ज्यादा। ज्यादा खरीदोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनाओगे, कम बनाओगे? ज्यादा। तो मार्केट में सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। क्लियर? ये इसीलिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बढ़िया पॉइंट था ये। क्लियर? आगे बात समझ में? अब डालिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। बहुत आसान है। पॉइंट नंबर 6, और ये हमारे पास है चेंज इन टेक्नोलॉजी, और ये लिखा और खत्म बस। पॉइंट नंबर टी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखिए फटाफट। इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी reduces the cost of production, reduces the cost of production, full stop. Consequently more of the commodity supplied, consequently more of the commodity is supplied at the existing price. ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। आप लोग ये बताइए, आप लोग फोटोस्टेट कौन सी उम्र से करा रहे हैं? मतलब कौन सी क्लास में जब पहली बार फोटोस्टेट की मशीन के सामने जाके फोटोस्टेट कराई आपने? बताओ बताओ, ऐसे ही बताओ। बचपन से ही? फिर भी मतलब आप गए घर से और फोटोस्टेट की मशीन के सामने आप गए, ये फोटोस्टेट कर दीजिए, लो पैसे 10 रुपए या 1 रुपया या 2 रुपये। कौन सी क्लास में थे आप? फर्स्ट में ही चले गए थे साइकिल उठा के? 5th 6th में? कौन सी क्लास में? 5th 6th में गए। अच्छा आप मुझे बताइए, एक तो आप गए 5th 6th के अंदर गए, आज अब 11th क्लास में हो, आपने जो उस दुकान की मशीन में कुछ चेंजेस देखे, या वही मशीन है आज भी उसके पास जो 5th 6th में हुआ करती थी, या कुछ चेंज हो गए? चेंज हो गया। अब टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ गई। मैं आपको बताता हूं, जब मैं 5th 6th में था, तब जो फोटोस्टेट की मशीन आती थी वो एक व्हाइट से कलर की बड़ी सी मशीन होती थी, उसमें येलो कलर की लाइट निकलती थी। तो वो ऐसे चलती थी जैसे कि एक पेज रखा, उन्होंने ऐसे फ्लैप उठाया, कॉपी का एक पेज रखा, उसे फ्लैप को दबाया, फिर पूरी मशीन घड़ घड़ की उसमें ऐसी आवाज आती थी,
और पूरी मशीन के अंदर के जो है भैया रोटेट कुछ करता था, पूरा एक पेज जाने तक, इधर से पेज डालते थे, इधर से फोटोस्टेट वाला पेज, इधर से पेज डाला तो इधर से पेज उसने लिया मशीन के अंदर, पूरा पेज घूमा, घूमने के बाद अगली तरफ से पेज निकला। मतलब अगर हमें लगभग एक कॉपी फोटोस्टेट करानी है तो अगले दिन कॉपी लेके आनी पड़ती थी वापस। पूरा दिन वो एक ही मशीन में काम कर रहा है बेचारा, वो एक कॉपी आई भी ना तुम्हारी फोटोस्टेट नहीं कर पाएगा वो दुकान वाला। और 1 रुपए का एक पेज, 1 रुपए का एक। बात समझ में आया? एक ही कॉपी में बैठा हुआ है, वो मशीन चल रही है, फोटोस्टेट हो रही है, मशीन चल रही है, फोटोस्टेट हो रही है। बात समझ में आया? मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट बैच में मुझे अगर आपको प्रिंट आउट देने हैं, ठीक है, मैं अभी बोलूंगा मैं मैम को कि मैम मुझे नेक्स्ट बैच के लिए प्रिंट आउट चाहिए, वो अभी कमांड देंगी और विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में आपके हाथ में प्रिंट आउट हो गए सेट के, ये मशीन की स्पीड इंक्रीज हुई या नहीं इंक्रीज हुई। अब आप भैया वो कंप्यूटर जोड़ रखी उन्होंने, कंप्यूटर से पेज सेट कर देते हैं, बिल्कुल वो पेज सेट करी, कमांड दे दी, यही पेपर अपने आप ही निकले जा रहे हैं। पेपर क्या हो रहे हैं? अपने आप निकले जा रहे हैं। कमांड दे के बैठे हैं, पेपर अपने आप निकल रहे हैं, सेट बन बन के पेपर अपने आप निकल रहे हैं। समझ में आई? ये है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब मुझे बताइएगा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तो फोटोस्टेट की मशीन ने सप्लाई इंक्रीज करी या डिक्रीज करी? और पेज तो आज भी 1 रुपए का ही है, एक का ही तो है भाई। किसी से करा लो तो 2 रुपए ले जाता था, महंगाई बढ़ गई, दे क्या 2, इतने गए तो है पेज। लेकिन अब वो फोटोस्टेट की मशीन ज्यादा पेजेस बाहर करती है, पहले ज्यादा बाहर करती थी, अब तो इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो गई? इंप्रूव। तो ध्यान रखना, जिस भी चीज की टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी हमारे पास? इंक्रीज, इंप्रूव, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज या फिर इंप्रूव। बात समझ में आई? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक नोट कीजिए अब आप, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। इसमें लिखिएगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में, इफ द प्रोड्यूसर expects price of the commodity rise in the near future, current supply of the commodity will reduce. Current supply of the commodity will reduce. Current supply of the commodity will reduce. Clear? 1 मिनट लगेंगे बस, सुने जरा ध्यान से इसको। आप सब लोग जो हैं, आप सब लोग पेट्रोल पंप से, ऐसे ही बता रहा हूं, क्या है आप सब लोग? पेट्रोल पंप। आप कह रहे भैया हमारे पेट्रोल पंप से, अभी आपके पास एक मैसेज ब्लिंक होता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, अभी आपके पास एक मैसेज ब्लिंक होता है कि कल पेट्रोल जो है ना 2 रुपए महंगा हो जाएगा। 2 रुपए क्या हो जाएगा? तो आप आज पेट्रोल बेचना चाहोगे या कल पेट्रोल बेचना चाहोगे? आज क्यों बेचना चाहोगे? फायदा क्या है? आप अपने पेट्रोल पंप वाले से बोलोगे भाई एक काम कर, मशीन के बाहर एक बोर्ड टांग आउट ऑफ ऑर्डर, और बोल दे पेट्रोल खत्म हो गया। आप चेक करोगे टैंक में पेट्रोल खत्म हो गया क्या? नहीं करोगे चेक? आप गए पेट्रोल पे, भैया पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल है टैंक फुल भरा हुआ है। अब रात को 12 बजे बजते ही पेट्रोल कितना हो गया? 2 रुपए महंगा। आप कह रहे हैं भाई बोर्ड ताड़ ले। ये पॉइंट है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। क्या है? एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। सुनो दूसरा पॉइंट, आप पे एक मैसेज दूसरा ब्लिंक हुआ, उस मैसेज में लिखा था कि कल पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो जाएगा। आपका पेट्रोल पंप रात को 9 बजे बंद होता है, आपने अपने सारे एम्प्लॉय को बोला आज पेट्रोल पंप 12 बजे तक खुलेगा। आप चाहोगे 12 बजे से पहले पहले जितना पेट्रोल बेचते हो उतना क्या है? फायदा है। तो अब एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस को कनेक्ट करो। अगर फ्यूचर के अंदर प्राइस आपका हो रहा होगा इंक्रीज, क्या हो रहा होगा? तो आप करंट सप्लाई को क्या कर देंगे? डिक्रीज। क्या कर देंगे? अगर फ्यूचर के अंदर आपका प्राइस हो रहा होगा डिक्रीज, तो आप करंट सप्लाई को क्या कर देंगे? इंक्रीज। बात समझ में आई? पक्का? लास्ट पॉइंट लिख लो इसका बस, पॉइंट नंबर 8, गवर्नमेंट पॉलिसी जीपी। ये ईएक्स था, ये हमारे पास है लास्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। जीपी, इसमें लिखिए
पॉइंट नंबर ए, इसमें सीधी बात लिखिए, इंक्रीज इन टैक्सेशन टेंड्स टू रिड्यूस सप्लाई, इंक्रीज इन टैक्सेशन टेंड्स टू रिड्यूस सप्लाई। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, increase in subsidy, increase in subsidy tends to increase supply। tends to increase supply। पॉइंट देखिए जरा ध्यान से, गवर्नमेंट पॉलिसी जीपी, गवर्नमेंट की दो पॉलिसीज होती हैं। एक पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं टैक्स, दो पॉलिसी है सरकार की, एक पॉलिसी क्या है टैक्स और एक पॉलिसी क्या है सब्सिडी। अब इधर बोर्ड पे देखिएगा, टैक्स और सब्सिडी क्या है। टैक्स हमारे पास जो होता है वो गवर्नमेंट को देने वाली कंपलसरी पेमेंट है, मतलब अगर आपके किसी भी गुड्स के ऊपर टैक्सेस को इंपोज किया गया है तो आप उसको पे करोगे ही करोगे। और सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट से मिलने वाली छूट। क्या होता है बोलो, गवर्नमेंट से मिलने वाली छूट, जिसमें हमारा मेन प्राइस जो होता है ना वो मेन प्राइस कम हो जाता है। मेन प्राइस क्या हो जाता है कम। अरे इधर बोर्ड पे सुनो यार, मेन प्राइस क्या हो जाता है कम। अब सुन मेरे बच्चे ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं दो पेन है, एक पेन मेरे पास ये ब्लैक पेन है और एक पेन मेरे पास ये ब्लू पेन है, ठीक है। आप मुझे बताना, हम सब लोग स्टेशनरी के सेलर्स हैं, हम सेल करते हैं स्टेशनरी को, हम एक ब्लैक पेन है और एक क्या है ब्लू पेन, या हम प्रोड्यूसर्स हैं, हम ब्लैक पेन बनाते हैं और क्या बनाते हैं ब्लू पेन, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम ब्लैक पेन बेचोगे तो तुम्हें इस पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर ये 10 रुपए का है तो 10 रुपए का 10% कितना हुआ 1 रुपए, कितना हुआ, मतलब तुम ये 10 का बेचोगे और उसमें से 1 रुपया तुम्हें हमें देना पड़ेगा। बात समझ में आई। और गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम ब्लू पेन बेचोगे तो 10% सब्सिडी मैं तुम्हें दूंगी। मतलब अगर ये 10 रुपए का है तो 10 रुपए का बेचने के बाद फिर 1 रुपया मैं तुम्हें दूंगी। तो तुम बताओ ब्लू पेन बेच के फायदा ब्लैक पेन बेच के फायदा? ब्लू पेन। आंसर आपने दे दिया। गवर्नमेंट जिस पे भी टैक्स लगाएगी उसकी आप लोग सप्लाई डिक्रीज कर दोगे, और गवर्नमेंट जिस पे भी क्या लगाएगी सब्सिडी, उसकी सप्लाई क्या कर दोगे आप इंक्रीज कर दोगे। बताओ बच्चों बात समझ में आई? पक्का। अब ध्यान से बैठ के पॉइंट देखिए, आपके सारे पॉइंट यहां पे खत्म हो गए बेटा जी गवर्नमेंट के पॉलिसीज के। देखिए आप पॉइंट देखिए यहां पे नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है बेटे, जरा सब बोले मेरे पास, हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या था हमारे पास, ये सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या है बताइए जरा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट। क्लियर? इसकी इक्वेशन क्या बनती है? सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर एन एफ जी पी एफ टी ई एक्स और जीपी। पहला पॉइंट बताओ, पी एक्स हमारे पास होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो अगर प्राइस इंक्रीज करेगा कमोडिटी भी क्या करेगी इंक्रीज। दूसरा क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस करेगा राइज तो तुम अपनी कमोडिटी की सप्लाई क्या कर दोगे फॉल। अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या करेगा फॉल, तुम अपने गुड्स की सप्लाई क्या कर दोगे इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ फर्म। ये तो समझ में आया भैया। अगर मार्केट के अंदर इंक्रीज हो गई नंबर ऑफ फर्म्स तो तुम क्या कर दोगे इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई। अगर मार्केट के अंदर डिक्रीज हो गई नंबर ऑफ फर्म्स तो तुम क्या कर दोगे डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई। डन? क्लियर है? एग्जांपल याद आ गया? इसका पॉइंट क्या था? गोल ऑफ द फर्म। कितने गोल होते हैं बताइए? एक प्रॉफिट और एक सेल। अगर गोल प्रॉफिट है तो सप्लाई क्या होगी कम, अगर गोल सेल से सप्लाई क्या होगी ज्यादा। नेक्स्ट क्या है? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने पे फैक्टर होते हैं? 2, या तो प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा या प्राइस क्या हो रहा होगा डिक्रीज। अगर प्राइस मेरा इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी बोलो जल्दी? डिक्रीज। सप्लाई क्या हो जाएगी? यहां पे ध्यान रखना, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी डिक्रीज, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई मेरे पास क्या हो जाएगी बोलो इंक्रीज। बताइए इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं? इसका चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में अगर तुमने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया तो इंप्रूव करते ही उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी रिड्यूस, जिससे सप्लाई क्या हो जाएगी ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या? एक्सपेक्टेड फ्यूचर
प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस राइज हो रहा है, फ्यूचर में प्राइस क्या हो रहा है, राइज, ठीक है, तो आज करंट सप्लाई क्या होगी, कम, डिक्रीज, और फ्यूचर में प्राइस हो रहा है डिक्रीज, तो करंट सप्लाई क्या होगी, राइज। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर बेटा आपकी टैक्स से है, तो अगर टैक्स हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और अगर तुम्हारे पास सब्सिडी इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर हुआ, खत्म हो गया टॉपिक आप सब लोगों का, धन्यवाद आप सबका।